मैं इस वक्त नारायण स्वरूप अस्पताल में हूं और यहां पर नाक कान गले का एक शिविर लगा हुआ है जो कि निःशुल्क है। यहां पे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जो मरीज़ों को देख रहे हैं। ऐसे ही एक मरीज़ मेरे से मिले, काफ़ी दूर से आए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका यहाँ पर। भैया आपका शुभ नाम? शुभ नाम अरविंद कुमार। कहाँ से आए हैं? सैनिक कमंगलपुर। सैनी से आए हैं। कैसे पता चला ये शिविर के बारे में? ये हमारे डॉक्टर साहब गौरव सर ने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे शिविर लग रहा है कि इलाहाबाद में लगा हुआ मुंडेर मंडी के पास। अच्छा, तो यहाँ पे जांच हुई आपकी? हाँ, अभी जांच हुई है। तो क्या पता चला? पता चला कि उसमें कान में सुराग है, दोनों कान में सुराग है। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया, कैसे क्या इलाज? तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए बोला है। और यहाँ पे जो है सब निःशुल्क हुआ है, कुछ पैसे भी लगे हैं? तो अभी तो निःशुल्क हुआ है, पूरा निःशुल्क हुआ है। तो आपके लिए मददगार रहा ये जगह, कम से कम आपको अपने रोग के बारे में पता चल गया। पता चला। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस शिविर के बारे में कि भाई लोग आए यहाँ पर? लोग आए यहाँ, जिसको भी कोई तकलीफ हो आज अभी 2 बजे तक यहाँ पे आके चेक करवा सकते हैं, अपना रोग जान सकते हैं क्या। चलिए, अच्छी बात है। और यहाँ पे भी डॉक्टर्स आपको बताएंगे भी कि आपका ऑपरेशन कैसे क्या होगा। जी, वो सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है जी सर, 2 बीमारियां हमारे देश में बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनमें से एक बीमारी सांस की है, दूसरी बीमारी कैंसर की है। कैंसर की वजह हमारे देश में हर चीज़ में मिलावट है, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, चाहे जैसी भी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब में मिलावट बहुत बड़ी वजह हमारे देश में कैंसर की है। और पॉल्यूशन हमारे देश में बहुत बड़ा रीज़न है सांस की बीमारियों का। अगर पिछले हम 20 सालों में देखेंगे तो किसी ज़माने में सांस की बीमारियां दुनिया में 6ठे या 7वें नंबर पे आया करती थी। आज के टाइम पे COPD नाम की बीमारी दुनिया में होने वाली सारी मौतों में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मौतें जो हो रही हैं वो COPD नाम की सांस की बीमारी की वजह से हो रही है। अब COPD के किस लिए होती? COPD होती या तो पेशेंट स्मोक कर रहा हो, या तो किसी भी तरह से धुआं आ रहा हो, हमारा किसी तरह से पॉल्यूशन का हमारे पास एक्सपोजर हो। ये सारे एक्सपोजर पेशेंट के फेफड़े को कमज़ोर करते हैं। क्यों? हम हवा ले रहे हैं अपने फेफड़े के अंदर और वो हवा में ऑक्सीजन चाहिए हमको बॉडी के लिए। ऑक्सीजन के साथ साथ हम ढेर सारा पॉल्यूशन भी ले रहे हैं। वो पॉल्यूशन हमारे शरीर और हमारे फेफड़े को लगातार नुकसान पहुंचाता जा रहा है। उस नुकसान की वजह से लगातार हमारे फेफड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसी वजह से हमें श्वास रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं। फिर इस पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे फेफड़े में एलर्जी यानी ब्रोंकियल एज़मा, दमा की भी शिकायत बहुत बढ़ गई है। पहले ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन थी, अब बड़ों में भी दमा होने लग गया है बहुत कॉमनली। तो इसके पीछे वजह सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न है वो हमारा पॉल्यूशन है। सिर्फ अक्सर ये देखा जाता है जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तभी लोग डॉक्टर के पास आते हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं श्वास संबंधी? देखिए सर, पहला चीज़ हमको हमेशा एक चीज़ पता होना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन 1 टन ऑफ क्योर। हम 1 ग्राम का सिर्फ बचाव कर लेंगे अगर, तो हम 1 टन के इलाज के बराबर है, पहला चीज़। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डिटेक्शन करके क्या फ़ायदा है? जितनी जल्दी बीमारी हम पकड़ेंगे उतनी जल्दी इलाज लेना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो हो सकता है कि हम दवाएं बंद कर पाएंगे आने वाले समय पे। आज के समय पे होने वाली हमारे शरीर में बीमारियों में 70 से 80% जिनका इलाज जीवन भर चल रहा है। लेकिन अगर सही समय पे उनको जागरूक रहते हुए हम अगर उन बीमारियों को पकड़ लें तो हो सकता है कि उनकी दवाएं हम बंद भी कर पाएँ, है ना। अब आपने पूछा कि कैसे पता चले कि हमें सांस की दिक्कतें हैं। जो सबसे पहला, इसके लिए हमारे पास अलग अलग स्कोरिंग दी गई है। उनमें से एक स्कोरिंग ये है, पहली इनिशियली हमारा सांस जो फूलना शुरू होता है वो शुरू होता है चलने फिरने पे, जीना चढ़ने पे, ज़्यादा काम करने पे। लेकिन हमारे यहाँ माना जाता है कि हम थक गए हैं, थकावट की वजह से हमारी सांस फूल रही है। तो ये हमारा स्टेज 1 है ब्रेथलेसनेस का। इसी स्टेज पे अगर हम अस्पताल में आ जाते हैं, हम सांस से रिलेटेड जितनी जांचें हम सब करवा लेते हैं, उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत जल्दी ही बीमारी पकड़ लेते हैं। बीमारी पकड़ में जल्दी आ गई तो जल्दी ही उसका इलाज चालू हो जाएगा। जितनी जल्दी इलाज चालू होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि हम क्योर कर पाएंगे परमानेंट बीमारी का। इसलिए ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़।
प्रिकॉशंस पे थोड़ा सा बात कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत जो होती है हमारी दिनचर्या, उसमें हम क्या प्रिकॉशंस लें कि इस तरह की अवस्था में हम ना आ पाए। सर, पहला चीज़ हम पॉल्यूशन से जितना बच सकें उतना बचें। दूसरा चीज़ मास्क लेकर के चलें। तीसरी चीज़ हर वो चीज़ जिससे हमको एलर्जी महसूस होती है उससे हम खुद को बचाव करें। और उसके बाद धूम्रपान सबसे बड़ी वजह है, बीमारियों की जड़ है। धूम्रपान एक ऐसी चीज़ है जिससे शरीर के कोई ऐसा अंग नहीं है जहां कैंसर नहीं होता। इससे हमारे फेफड़े में COPD होता है ना। इससे दमा, अगर किसी दमा वाले मरीज में है उनका दमा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है धूम्रपान से बचें, पॉल्यूशन से बचें और हर उस चीज़ से बचें जिससे हमें एलर्जी है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन भी है पेशेंट्स में कि लंबा इलाज चलता है। सर, बिल्कुल सही बात है। आज ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, ये सच्चाई है। आज के ज़माने में चाहे शुगर हो, चाहे BP हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हार्ट का कोई डिजीज़ हो, कोई अरिदमिया हो, कोई भी तरह का हो, दिल कमज़ोर हो गया हो, फेफड़े कमज़ोर हो गए हो, COPD हो, एज़मा हो, ILD हो, फेफड़े के अगर इन्फेक्शन की बीमारी छोड़ दी जाए, जितनी भी बीमारी है अमूमन जीवन पर्यंत हमारा इलाज चलता है उनका। इसमें कोई गलतफहमी नहीं है सर, ये सच्चाई है जी। बहुत से लोग एलोपैथी और होम्योपैथी भी कंपेयर करते हैं, एलर्जिकल जहाँ तक जो। सर देखिए, बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास रिसर्च बेस्ड एविडेंस कितने हैं। हमारे पास रिसर्च बेस्ड एविडेंस किसी भी चीज़ के लिए हैं, हम डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इशू दिमाग, असली परेशानी भारत में ये है कि शुरुआत में हम होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पे जा तो रहे होते हैं, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं। हमारे पास जब सब कुछ हाथ से निकल गया तब एलोपैथी में आने के बाद बीमारी कंट्रोल में नहीं आने वाली। शुगर है, शरीर का सारा अंग इन्वॉल्व करेगी, दिमाग को भी न्यूरोपैथी भी कॉज करेगी, कार्डियोपैथी भी कॉज करेगी, रेटिनोपैथी भी कॉज करेगी, और ये नेफ्रोपैथी मतलब किडनी, हमारा दिमाग, हमारा फेफड़ा, हमारा दिल, हमारा गुर्दा सब कुछ इन्वॉल्व कर लेगी। जब सब कुछ एक बार उसने इन्वॉल्व कर लिया, अब जाके अगर हम शुगर अगर कंट्रोल कर भी रहे हैं तो बीमारी कंट्रोल में नहीं आने वाली। हम शुगर से परेशान नहीं है, शुगर से होने वाली जो और जो अंग हैं उनको जो खराब करती है, हम उससे परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है आपको जो भी करना है, लेकिन आप पास रिसर्च बेस्ड मटेरियल होना चाहिए, है ना। प्रूवन होना चाहिए कि इस चीज़ से इतना शुगर कम होता है। हमको शुगर सही टाइम पे, शुगर के मरीज हर 6 महीने पे उन्हें अपनी आंखें दिखाते रहना चाहिए, साल में एक बार अपनी किडनी की जांच कराते रहना चाहिए, ताकि हमें सही टाइम पे ये पता रहे कि बीमारी किस स्टेज में, किस चरण में है, और उसके हिसाब से इलाज हो सके। ओके सर, थैंक यू। और कोई बात? मेरे साथ डॉक्टर रोहित वर्मा जी हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि नाक, कान, गले के विशेषज्ञ। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार के ये रोग होते हैं और इनका क्या उपचार है, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं। थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जानकारी दीजिए, ENT में क्या समस्याएं होती हैं। ENT में जो है ज़्यादातर मरीज़ कान की शिकायत के साथ आते हैं, और सबसे मुख्य बीमारी जो अभी ज़्यादा मरीज़ आते हैं वो कान बहने की शिकायत से आते हैं। कान से पानी आ रहा है, मवाद आ रहा है और कान में आवाज़ें आ रही हैं। तो उनके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि आप साफ़ सफाई रखें और बिना डॉक्टर के सलाह के आप कान की सफाई अपने से ना करें। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ कान की खुद सफाई करते हैं और फिर उसकी वजह से उनको ये शिकायतें आती हैं। और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें अपनी। और आवाज़ें जो कान में आती है उसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण ये है कि आजकल जो साउंड पोल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण चल रहा है, लोग बेवजह हॉर्न बजाते हैं सड़क में और ईयरफोन का यूज़ रेगुलर करते हैं। तो इन सब कारणों से आवाज़ें कान में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो वो लगातार आती रहती हैं, फिर कंटिन्यूअस आती हैं। वो मरीज़ रात में जब बिस्तर पे लेटता है तो और ज़्यादा आती हैं, सो भी नहीं पाते। ऐसे भी मरीज़ ऐसे भी शिकायतों के साथ आते हैं। जो मुख्य बीमारी, बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, ये तो दिनचर्या में शामिल है। हाँ, तो बचाव के यही चीज़ें हैं कि आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बेवजह हॉर्न ना बजाएं। जब ज़रूरत हो हॉर्न तभी बजाएं। ईयरफोन का यूज़ मिनिमम करें, ठीक है। और कान की साफ़ सफाई रखें, मतलब कि पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें, ताकि कान बहने की शिकायतें कम होंगी इससे। लोग ईयरबड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ईयरबड्स का यूज़ खुद ना करें। अगर आपको कोई शिकायत हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें।
अच्छा, ENT इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन रहता है? क्योंकि जब भी स्पेशलिस्ट की बात होती है तो तीनों की इन बात होती है। तीनों का आपस में रिलेशन ये है कि नाक का जो नाक होता है, नाक का पिछला हिस्सा भी मतलब मुंह के ऊपर वाले हिस्से में खुलता है, जिसको हम नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं। और कान का भी वो हिस्सा, कान का अंदर वाला हिस्सा भी वहीं पे खुलता है और वो सीधा जाके फिर दोनों गले में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मरीज़ को नाक का इन्फेक्शन होगा या उसको सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा होगा तो नाक के इन्फेक्शन से क्या हो सकता है, वो कान में भी इन्फेक्शन कर सकता है और गले का तो होगा ही, और अगर गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी कान में इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं कि अगर नाक में कोई समस्या है तो कान में भी उसका इफेक्ट आ सकता है, और गले में अगर ज़्यादा समस्या है या गले में इन्फेक्शन है तो वो कान में भी इन्फेक्शन कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं, लेकिन हर एक बीमारी नहीं। अगर कान बह रहा है तो ज़्यादातर संभावना होती है कि इन दोनों से रिलेशन होता है। अच्छा सर, ये जैसे अभी एक पेशेंट था जिसके नोजल ब्लीडिंग हो रही थी, इसकी क्या वजह होती है? नेज़ल ब्लीडिंग के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। एज होता है, एज के हिसाब से ब्लीडिंग के अलग अलग कारण होते हैं। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा आ रहा है तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन कारण ये होता है कि वो अपने नाक का मतलब खुद उंगली से खुजलाता रहता है। तो ये नाक में उंगली करना या किसी चीज़ से नाक में खुजली करना उसकी वजह से हो सकता है। थोड़ा सा और एज ऊपर बढ़ती है तो फिर नाक में मांस की शिकायतें आती हैं, मतलब मेल अगर खास करके 15-16 साल की एज में तो वहाँ पे होते हैं नाक में मांस। और अगर एज बढ़ती जाती है तो नाक में ज़्यादातर कारण होता है कि नाक में कोई मांस होगा। लेकिन अगर ओल्ड एज पेशेंट आ रहा है, कोई बूढ़े पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें क्या होता है, बीपी की शिकायत की वजह से, ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से भी नाक की नसें फट सकती हैं, जिनसे खून की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को कान में कोई इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम, जैसे कि अभी मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, उसके कान के पर्दे शायद छेद हो गए, हाँ, तो इसका क्या प्रोसेस है? कान के पर्दे में अगर छेद है तो वो है कि बिना मतलब साइज़, परफोरेशन का जो छेद का साइज़ क्या है, छोटा छेद तो कभी कभी भर जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो छेद होते हैं वो ऑपरेशन से ही नया पर्दा लगवाना पड़ता है। ज़्यादातर छेद ऐसे होते हैं, मतलब क्यूरेबल है? क्योरेबल है। हाँ, ठीक है, इसका नया पर्दा लग के ऑपरेशन से सक्सेसफुल हो जाता है। भैया ये किस प्रकार का आयोजन है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। सर ये निःशुल्क जो है स्वास्थ्य रोग एवं नाक कान एवं गला रोग शिविर है। ये आज 10 नवंबर को हम लोग नारायण स्वरूप परिसर में ये कैंप कर रहे हैं। डॉक्टर्स के बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन से? इसमें डॉक्टर रोहित वर्मा जी हैं जो ENT सर्जन हैं, और डॉक्टर मोहम्मद तारिक जी हैं जो MBBS MD हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन, मतलब श्वास रोग विशेषज्ञ है ये। तो इस शिविर में जांच हो रही है और दवाएं भी निःशुल्क? जी, इस शिविर में हम लोग एक्सरे फ्री कर रहे हैं, ECG फ्री कर रहे हैं और शुगर की जांच फ्री कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद तारिक जो है प्रतिदिन हमारे यहाँ 9 से 5, जो कि चेस्ट जो जिन मरीजों को फेफड़े में दिक्कत है, सांस में दिक्कत है, वो प्रतिदिन 9 से 5 की OPD इनकी रहती है, मोहम्मद तारिक जी की। आप इनको दिखा सकते हैं। और प्रतिदिन डॉक्टर रोहित वर्मा जो कि MBBS MS है, ENT सर्जन है, प्रतिदिन हमारे यहाँ 1 से 3 बैठते हैं ये। जिन मरीजों को अगर नाक कान गले की दिक्कत है तो वो आके दिखा सकते हैं। अच्छा, कुछ मरीजों से मेरी बात हुई है, उनको ऑपरेशंस के लिए कहा गया, तो उनके लिए क्या सुविधा है? उनको सर जैसे कि अब मान लीजिए कोई अगर ऑपरेशन में हम लोग 50% डिस्काउंट में ऑपरेशन आज कर रहे हैं। अच्छा, 50% डिस्काउंट डिस्काउंट हाँ, मेडिसिन फ्री है, जांच फ्री है, और अगर 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 50% उनको डिस्काउंट कर सकते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विजेंद्र यादव है, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल।